अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा बच्चे, आज हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। ठीक है जी, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था कि हमने डेटाबेस के बारे में पढ़ा था। अब आपको पता है कि अब डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ डेटाबेस आपने वैसे ही बना लेनी है। आपके पास अगर आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपनी डेटाबेस को इन्वॉल्व करवाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर हो जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपनी जो है डेटाबेस बना सकें। इसके अलावा उसमें जितने भी जो मेन काम है, जैसे कि नया डाटा ऐड करना, डाटा को मॉडिफाई करना, एडिट करना, डिलीट करना, ठीक है, वो सारे काम कर सकें। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे काम जिस सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपकी बुक के पेज नंबर 11 के ऊपर, आईटी सीरीज़ की बुक के पेज नंबर 11 पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड एसेस डेटाबेस इन अ कन्वीनिएंट एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है जी, आपके पास क्या है? ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। इट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स या कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो आपके पास यूज होते हैं डाटा को मेंटेन करने के लिए। ठीक है जी, इसके अलावा उसके अंदर डाटा को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, क्रिएशन, मेंटेन और बाकी जितना भी सारा काम, मतलब ये सारे के सारे पर्पसेस के लिए जो आपके पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज होती है वो क्या कहलाती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाती है। ठीक है जी, आपने इस बुक में जिस प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है जिसके अंदर हम अपनी डेटाबेस बनाएंगे और डेटाबेस के अंदर बाकी सारे काम करेंगे, उसका नाम क्या है? MS Access। ठीक है जी, ये आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह आपके पास MS Excel होता है, MS Word होता है, ठीक है, उसी तरह ये आपके पास क्या है? MS Access है। ठीक है, अक्सर आपके पास जब आप अपनी CD परचेज करते हैं बाजार से, तो उसमें आपके पास ये भी ऑलरेडी वहाँ पे प्रोग्राम जो है वो मौजूद होता है। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है? अपनी डेटाबेस को बनाना, क्रिएट करना और उसके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह अगर आप करना चाहते हैं, अपना डाटा जो है सेव करना चाहते हैं, वो इजीली इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? मतलब सिर्फ ये एक नहीं है, इसके अलावा और बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ होते हैं आपके पास डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, लेकिन आपकी बुक के अंदर हम ये मतलब इस लेवल पे हम लोग MS Access के बारे में पढ़ेंगे कि आपके पास ये किस तरह काम करता है और इसके अंदर कौन कौन से टास्क जो हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम बात करेंगे जी मेन उन ऑब्जेक्टिव्स की। जिस तरह हमने डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, इसी तरह आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है जी, वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी वो जो मेन आपके पास काम जो उसके मेन काम है वो कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास जो ऑब्जेक्टिव उसका आ जाता है वो क्या है? शेयरेबिलिटी। शेयरेबिलिटी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, शेयर एबिलिटी यानी शेयर करने की काबिलियत होना। ठीक है, आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अंदर जो है डाटा जो है शेयर करने की आपके पास जो है फैसिलिटी जो है वो मौजूद है। ठीक है जी, किस तरह? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई लेक्चर है, यूट्यूब पे कोई लेक्चर अपलोडेड है, ठीक है जी, तो वो आपके पास क्या है? एक शेयर्ड लेक्चर है। ठीक है, उसको आपके पास मतलब आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, और एक और बात मैं बताता चलूँ कि अगर ये जो आप शेयर कर रहे हैं ये आप किसी बेस पे कर रहे हैं। क्या मतलब इस बात का? यानी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आप अगर आपके चाहे बगैर ही डाटा शेयर हो जाएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे और जिन यूज़र्स को आप नहीं चाहेंगे उन यूज़र्स तक आप डाटा अपना शेयर नहीं कर सकते। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी व्हाट्सएप जो पिक्चर होती है जो आपकी लगी होती है, DP पे लगी होती है, ठीक है, उसमें आप डिफरेंट प्राइवेसी के ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपके पास ये जो आपकी पिक्चर है ये आपने किस किस को शो करवाना चाहते हैं। आप ओनली मी पे भी कर सकते हैं, आप जस्ट अपने कॉन्टैक्ट्स को भी शो कर सकते हैं और आप उसको पब्लिक भी कर सकते हैं, यानी फॉर ऑल भी उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो इस तरह ये आपके पास जो शेयरेबिलिटी वाला काम है ये आपके पास प्राइवेसी ऑप्शंस के लिए बड़ा यूज़ होता है कि आप अपना डाटा जो है वो किन के साथ शेयर करना चाहते हैं और किन के साथ शेयर नहीं करना चाहते। अब जैसे कि आजकल आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाते हैं, वो भी इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि आपके पास उसमें भी ऐसे ही होता है कि आप अपने मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब जिन यूज़र्स को आप अपना स्टेटस शो करवाना चाहते हैं और जिनको नहीं करवाना चाहते उनको आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास शेयरेबिलिटी की जो फैसिलिटी है ये सबसे ज़्यादा जो है डाटाबेस के अंदर पाई जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी
जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अवेलेबिलिटी, डाटा का अवेल होना यानी आपके पास अवेलेबल होना, ठीक है जी। यानी ये आपके पास जो DBMS है ये आपके पास ऑल टाइम अवेलेबल होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास किसी टाइम आपको अवेलेबल होगी और किसी टाइम आपको अवेलेबल नहीं होगी, ये ऑल टाइम आपको अवेलेबल होती है, ठीक है जी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो जिस तरह ये यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आपको एक कोई ख़ास वक्त है जिसके अंदर आपको ये यूट्यूब लेक्चर देखने को मिलेंगे। आप 24 घंटे में से किसी भी टाइम इन लेक्चर्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, इससे नॉलेज हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल है ATM की। अब जैसे कि अब बैंक है, बैंक का टाइम लिमिटेड होता है, ठीक है जी, वो एक ख़ास टाइम के बाद क्लोज हो जाता है, लेकिन जो आपकी ATM है वो क्या होती है, वो ऑल टाइम अवेलेबल होती है। इसी तरह ये आपके पास जो डाटाबेस है ये भी ऑल टाइम अवेलेबल है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास किसी टाइम कोई ख़ास टाइम है इसका, ये आपको ऑल टाइम अवेलेबल होती है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी। Availability means the DBMS should provide the facility of change the database due to increase the user requirements। अब इस बात का क्या मतलब है, मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ Availability। अब फॉर एग्जांपल आपने एक डेटाबेस बनाई है, ठीक है जी, आपने उसका साइज जो है फॉर एग्जांपल उसका साइज जो है रख दिया है कि आपके पास मैंने एक 1000 मेंबर्स की डेटाबेस बनाई है, 1000 मेंबर्स की डेटाबेस बनाई है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने एक कॉलेज बनाया, ठीक है, उसके अंदर आपने कहा कि मैंने 1000 स्टूडेंट्स से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं रखना, तो मैंने 1000 की डेटाबेस बना ली है। अब कुछ सूरत इस तरह की पैदा हो गई है, जो डाटा है वो आपके पास अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास न्यू एंट्री आई है तो उसमें आपके पास जो 500 स्टूडेंट है वो मजीद आ गए, ठीक है जी। इसी तरह अगर आगे जाके मजीद कुछ स्टूडेंट उसमें से जो है फिर मजीद कुछ 500 स्टूडेंट आ गए, ठीक है। तो इस तरह आपके पास क्या हो गया, डाटाबेस जो है वो क्या, डाटाबेस के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो यूजर्स के ज़्यादा होने के साथ साथ खुद ब खुद जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता जाए, ठीक है जी। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपके पास आपको मतलब अगर इस तरह से है तो क्या आपको इस तरह करना पड़ेगा कि आप ये DB1 बनाएं और इस इन 500 स्टूडेंट के लिए एक और DB बनाएं, DB2, एक स्टूडेंट्स के लिए DB3 बनाएं, ठीक है जी। तो क्या आपको इस तरह करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। डाटाबेस के अंदर आपके पास डाटाबेस को एक्सपैंड और श्रिंक करने की ये दो फैसिलिटीज भी मौजूद है। एक्सपैंड इस सूरत में अगर आपके पास मजीद यूजर्स आ जाते हैं तो आप अपने डाटाबेस का साइज जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग-अलग डाटाबेस बनानी पड़े, आप इन तीनों डाटाबेसेस को मिला के एक डाटाबेस भी जो है वो बना सकते हैं, ठीक है जी, DB के नाम से, और उसके अंदर मजीद डाटा ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी डाटाबेस का साइज जो है वो क्या करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, यानी गलती से आपके पास जो डाटाबेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई है, आप चाहते हैं कि मेरी डाटाबेस श्रिंक हो जाए, तो वो फैसिलिटी भी आपका ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात? तो यानी आपके पास ये दो मेन फैसिलिटी जो है वो इसके अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद हम नंबर 4 पे बात करेंगे डाटाबेस इंटीग्रिटी की। डाटाबेस इंटीग्रिटी यहीं पे मैं लिख लेता हूँ। नंबर 4 पे आपके पास क्या आ गया, आपने ये जो इसका ऑब्जेक्टिव है ये डाटाबेस के ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था। बेसिकली इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास आप एक ही फाइल को मल्टीपल जगह पर एक्सेस कर रहे हैं, तो अगर कोई चेंज एक जगह उस फाइल में कोई चेंज किया जाता है तो दूसरी जगह वो चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी इस तरह आपका डाटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रहेगा। मतलब ये नहीं है कि आपके पास अगर एक फाइल जो है वो 5 to 6 प्लेसेस पर मौजूद है, लेकिन अगर आपके अंदर एक फाइल के अंदर आपको चेंज करने के लिए हर फाइल के अंदर अलग-अलग चेंज करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक फाइल के अंदर चेंज करेंगे और वो फाइल अगर शेयर्ड है, यानी आपस में लिंक्ड है, वो फाइल किसी और फाइल के साथ वो शेयर्ड है, तो वो जो दूसरी जो फाइल्स पड़ी हैं उसके अंदर भी वो चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूँ इस तरह कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो टेबल्स हैं, ठीक है जी, एक आपके पास स्टूडेंट का टेबल है और एक आपके पास टीचर्स का टेबल है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिखा हुआ है कि इसके फलां सब्जेक्ट का फलां टीचर है। अब फॉर एग्जांपल वो टीचर इस टेबल में चेंज होता है, तो अगर इन टीचर्स के इन दोनों टेबल्स के अंदर आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है, जब वो टीचर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको कोई टीचर छोड़ के चले गए, मतलब फिजिक्स के टीचर थे वो छोड़ के चले गए, उनकी जगह नए टीचर आ गए, तो जब यहाँ पर टीचर का नेम चेंज किया जाए तो स्टूडेंट के टेबल के अंदर भी उसके सब्जेक्ट टीचर का नाम जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों टेबल्स आपस में लिंक्ड होंगे किसी ना किसी मतलब कनेक्शन के थ्रू। ठीक है जी। तो ये आपके पास डाटाबेस जो है ये आपको डाटाबेस की जो है मतलब आपस में कनेक्शन की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करता है, और इस तरह आप अपना डाटा जो है अगर उसके अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।